कल तक की क्लास में अपन ने परक्यूजिट की अगर मैं बात करूं तो परक्यूजिट हमारा ये वाला हो गया था, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल वाला, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था, आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन, सेल ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, लीव ट्रेवल परक्यूजिट, इंटरेस्ट फ्री लोन, फूड फैसिलिटी, ये सब दुनिया भर का देखा था अपन ने, है ना। उसके बाद मैं क्लास खत्म करते करते आप लोगों को यह भी बता दिया था कि परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, है ना। तो सिर्फ बचा हमारा कौन सा था, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेशल एम्प्लॉय वाला, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेशल एम्प्लॉय, यही वाला बस बचा था। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बहुत ये और ज्यादा इजी है, बस इसमें कार फैसिलिटी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेशल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कितने टाइप के होते हैं, खुशी बता सकते हो? एम्प्लॉय दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल एम्प्लॉय और दूसरा स्पेशल। तो हमने इसके पहले जो दो परक्यूजिट पढ़ा, एक क्या था, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, मतलब नॉर्मल एज वेल एज स्पेशल दोनों के लिए टैक्सेबल। और लास्ट वाला क्या था, परक्यूजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल, मतलब चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ओनली इन केस ऑफ स्पेशल एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलो क्या क्या है देखो, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कुक, पर्सनल असिस्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। जो बड़े बड़े एम्प्लॉय होते हैं ना, बड़े पोस्ट में जो होते हैं, उनको उनका एम्प्लॉयर स्वीपर की फैसिलिटी देता है, मतलब घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला, साफ सफाई करने वाला लगवा देते हैं। ठीक है, गार्डनर लगवा देते हैं, माली। ठीक है, वॉचमैन मतलब चौकीदार, कुक मतलब खाना बनाने वाला, पर्सनल असिस्टेंट मतलब सहायक, हेल्पर बोल सकते हैं ना। और एक क्या है, ये सारी चीजों का मतलब आप क्या समझते हो राशिद, इससे क्या समझते हो आप? ये सब काम कहां कर रहे हैं, एम्प्लॉय के घर में, एम्प्लॉय के घर में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी कहां से आ रही है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर में इनको लगवा दिया, सैलरी वहां से आ रही है इनकी, इसको अपन क्या बोलेंगे, परक्यूजिट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जितना उनको अमाउंट पे किया होगा, वो स्वीपर की जो सैलरी होगी जो एम्प्लॉयर ने पे किया होगा, उसको टोटल लगा के सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दो। मतलब इसकी सैलरी कौन दे रहा होगा, एम्प्लॉयर, लेकिन इसकी सैलरी के अमाउंट को कहां जोड़ोगे, एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ोगे। क्लियर है मेरी बात? कुछ नहीं करना है, बस जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि अमाउंट एम्प्लॉयर ने इतना पे किया, बस उसको उठा के जोड़ देना है। मंथली बेसिस पे होगा तो उसको पर एनम कन्वर्ट कर देना, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके ले लेना है। आ गई बात यूं ही समझ में। नेक्स्ट, कभी कभी एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटीज होती है, एम्प्लॉय के कोई खर्चे होते हैं, जिसका पेमेंट कौन कर देता है, एम्प्लॉयर कर देता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस समझते हो ना, सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बिल, वाटर मतलब पानी का खर्चा, या फिर एम्प्लॉय की कोई भी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर दे रहा है। एम्प्लॉय के घर में गैस चूल्हा जल रहा है, सिलेंडर का पैसा कौन देता है, एम्प्लॉयर। बिजली बिल आता है, पैसा कौन देता है, एम्प्लॉयर। पानी का बिल का पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है, तो लेकिन उसका पैसा कहां से आ रहा है, एम्प्लॉयर के पास से। मतलब एम्प्लॉय की कोई भी लाइबिलिटी जो यहाँ पे नहीं भी लिखी है, एम्प्लॉय की कोई भी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उसको जोड़ देना उसके सैलरी में। कितना जोड़ेंगे, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, एम्प्लॉयर जितना खर्चा कर रहा है उसको जोड़ दो, क्योंकि उतना पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बचा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी। आ जाओ, एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी मतलब एक अपन पढ़े थे एजुकेशन अलाउंस, अगर आप लोगों को याद होगा। एजुकेशन अलाउंस मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है, ये एजुकेशन फैसिलिटी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रहा है, पढ़ाने की सुविधा दे रहा है। ठीक है, अब पढ़ाने की सुविधा कैसे दे सकता है, या तो एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल चल रहा होगा, होता है ना बड़े बड़े, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का कौन सा धीरू भाई अंबानी स्कूल चलता है, शायद जानते होंगे आप लोग,
है ना। वहां पे जो रिलायंस में काम करते होंगे उनके बच्चे वहां पढ़ते होंगे। ठीक, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, उसका भी स्कूलों के साथ टाई अप है, तो स्कूल जहां पे जो भी पढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे वहां जा रहे हैं। जैसे पुलिस पब्लिक स्कूल सुने हो, तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले के जो भी बच्चे होंगे वो कहाँ जा रहे होंगे, वहां पे। हो सकता है उनको फीस में कुछ कमी मिलती होगी या फिर फ्री में पढ़ाते होंगे, मालूम नहीं मेरे को। लेकिन एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। काहे की, एजुकेशन फैसिलिटी। अब एजुकेशन फैसिलिटी के अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको देखना है एम्प्लॉयर जो भी खर्चा कर रहा है, एम्प्लॉयर जो भी खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाने के लिए, अगर उसकी टोटल अमाउंट 1,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और उसकी अगर अमाउंट 1,000 पर मंथ से ज्यादा आ रही है तो कितना रुपए टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए साल भर में 9,000 रुपए खर्चा किया। कितना रुपए खर्च किया, 9,000 रुपए। तो इस साल का खर्च है, इसको डिवाइड बाय 12 करो तो कितना आएगा, 750। कितना आएगा, 750। तो बताओ ये 1,000 से ज्यादा है कि कम है, तो एग्जेम्प्ट। तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाने के लिए 14,000 रुपए साल में खर्चा किया, कितना खर्चा किया है, तो इसको डिवाइड बाय 12 करो, कितना आएगा, 11,000 कुछ कुछ आएगा, 1,100 रुपए कुछ कुछ आएगा ना। ठीक है, 1,166 रुपए। ठीक है, तो 1,166 रुपए कुछ कुछ आ रहा है, तो ये 1,000 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो टैक्सेबल कितना होगा, जितना एम्प्लॉयर ने खर्च किया 14,000 रुपए पूरा टैक्सेबल। क्लियर है मेरी बात, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना, इजी है बहुत ही। एजुकेशन फैसिलिटी आपको टोटल अगर दिया ना साल भर में, तो उसको डिवाइड बाय 12 कर लो, चेक कर लो 1,000 से कम है कि ज्यादा है ना। 1,000 तक है, 1,000 तक एग्जैक्टली 1,000 भी आ रहा है, जैसे 12,000 रुपए है साल का, तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो कितना होगा, तो ये नॉट मोर देन 1,000 लिखा है ना, नॉट मोर देन मतलब 1,000 तक है तो एग्जाम, 1,000 से ऊपर 1 रुपए भी आ रहा है तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो गया। क्लियर है मेरी बात, ये हो गया एजुकेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान के चलो लगभग हर क्वेश्चन में आता है ये पॉइंट। ठीक है, मैं 4 नाम ले रहा हूं, 4 नाम। एक आएगा आरपीएफ, आरपीएफ मतलब समझ गए, प्रोविडेंट फंड वाला। दूसरा मैं बोल रहा हूं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तीसरा आरएफए, और चौथा कार फैसिलिटी। ये मान के चलो हर क्वेश्चन में इसका रूल मिलेगा, हर क्वेश्चन। ठीक है, कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी से क्या समझते हो फैजिया आप, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा होगा, कार की फैसिलिटी दे रहा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं, हम लोग 4थे मंजिल पे रहते हैं, हमारे ऊपर एक भैया रहते हैं, वो 5th फ्लोर में है, वो शुभम के मार्ट में क्लस्टर मैनेजर है। शुभम के मार्ट जानते हो ना, वहां पे क्लस्टर मैनेजर मतलब जितनी भी ब्रांचेस है ना शुभम के मार्ट की, वहां के वो हेड है। वो भैया को शुभम के मार्ट वाले एक कार दिए हुए हैं यूज करने के लिए। तो कार कौन दिया है, शुभम के मार्ट वाले। और कार से रिलेटेड खर्चे, कार का पेट्रोल, ये सब दुनिया भर का, कार का मेंटेनेंस का भी पैसा कौन दे रहा है, शुभम के मार्ट वाले दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कार फैसिलिटी जब भी आई, कार फैसिलिटी से क्या समझना है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दी हुई है, कार दी हुई है, कार दी हुई है, कार। अरे यार चक्का गलत जगह लग गया ना, ठीक छोड़ो। सुनो, तो कार फैसिलिटी की जब भी बात आएगी ना, तो आप लोगों को क्या करना है, इतना आसान नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी दी हुई है। तो कार की फैसिलिटी मतलब कार देना नहीं होता है। हो सकता है कि कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, और कार कौन दिया है, खर्चे कौन दे रहा है कार के, एम्प्लॉयर दे रहा है। हो सकता है कार का ओनर कौन है, एम्प्लॉय, लेकिन कार से रिलेटेड खर्चे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो ऐसे ना बहुत सारी कंडीशंस आती है भाई। सबसे पहले तो कार और एक्सपेंसेस, कार किसकी है और खर्चे कौन दे रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया,
कार एम्प्लॉय की है और खर्चे कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। दूसरा, कार भी एम्प्लॉयर दिया है और खर्चे भी कौन दे रहा है? दे रहा है। या फिर कार एम्प्लॉयर दे दिया है, खर्चे कौन करता है? एम्प्लॉय करता है। और कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉय करता है, तो उसका सैलरी और एम्प्लॉयर से कोई लेना देना है? तो ये वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, हम बात ये तीनों में से कोई एक की करेंगे, क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयर का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले कार फैसिलिटी अगर मिलेगी आपको क्वेश्चन में देखने के लिए, तो आप देखना कार कौन दे रहा है, लिखा रहता है साफ साफ, और खर्चे कौन दे रहा है। ठीक है, कार कौन दे रहा है और खर्चे कौन दे रहा है, तो तीन कॉम्बिनेशन बनता है यहां पे। एम्प्लॉय की कार है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर देता है, कार एम्प्लॉयर दिया है, खर्चे भी एम्प्लॉयर देता है, कार एम्प्लॉयर दिया है लेकिन खर्चे कौन बियर करता है? एम्प्लॉय। उसके बाद आपको ये देखना है, ये फर्स्ट कंडीशन थी ना। सेकेंड कंडीशन में आपको ये देखना है कि कार जो है ना, कार वो स्मॉल है या लार्ज है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को छोटी कार दी है कि बड़ी कार दी है? छोटी कार बड़ी कार मतलब ये डिपेंड करता है कार के सीसी के ऊपर। कार छोटी है कि बड़ी है डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कार के सीसी के ऊपर। अरे कार बोल रहे, ट्रक थोड़ी बोल रहे। जैसे ट्रक में आएगा क्या ऑफिस में? कार छोटी है कि बड़ी है, ये तो ये कार छोटी है कि बड़ी है कैसे डिसाइड करेंगे? कार कितने सीसी की है। जैसे मेरे पास जो कार है ना वो 1200 सीसी की है। ठीक है, 1600 सीसी तक की अगर कार है, अप टू 1600 सीसी तो छोटी, और मोर देन 1600 सीसी की कार है तो लार्ज कार कहलाएगी। ठीक है, अच्छी बात यह कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको सीसी नहीं दिया रहता है, कार छोटी है कि बड़ी है वो दे दिया रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड स्मॉल कार, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड लार्ज कार, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या देखना है? उस गाड़ी का सीसी देखना। 1600 से कम है तो छोटी, 1600 से ऊपर है तो बड़ी। कभी कभी सीसी भी नहीं लिखा रहेगा, और छोटी है कि बड़ी है वो भी नहीं लिखा रहेगा। इंजन कैपेसिटी बताएगा, इंजन लीटर के हिसाब से बात होती कभी कभी, मालूम है? 1.6 लीटर का अगर इंजन है, इंजन कितने लीटर का है? 1.6 लीटर। पेट्रोल की टंकी नहीं बोल रहा हूं ना, इंजन का अलग कैपेसिटी होता है लीटर का। तो कार क्या है? छोटी है। और अगर मोर देन 1.6 लीटर का इंजन है तो कार बड़ी है। ये तीन चीज से आप कार को छोटी है बड़ी पहचानोगे। एक तो ये वाली जो बुक है एचसी मेहरोत्रा वाली, एचसी मेहरोत्रा वाली जो बुक है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको कार छोटी है बड़ी लिखी हुई मिलेगी, उसमें ये वाली बात ही नहीं करेगा। लेकिन आप संकलेचा की बुक पढ़ोगे ना, संकलेचा की बुक में आपको ये वाली बात करके दिखाएंगे, छोटी है कि बड़ी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को तीनों चीज बता दी, उससे आप पहचान सकते हो कार छोटी है कि बड़ी। तो पहली कंडीशन क्या देखना है? कार कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर कौन, कार कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है कि एम्प्लॉय की है, और खर्चे कौन दे रहा है, ये कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या देखोगे आप लोग? कार छोटी है कि बड़ी है, ये डिसाइड करोगे। तीसरी कंडीशन, कार का यूज कहां कहां पर हो रहा है। कार का क्या चेक करोगे? यूज। यूज तीन टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑफिस यूज, दूसरा प्राइवेट यूज, और तीसरा बोथ। ऑफिस यूज ऑफिस के काम में ला रहा है, मतलब ऑफिस यूज मतलब प्योरली ऑफिस यूज। प्राइवेट यूज मतलब ऑफिस ले जाता ही नहीं, पूरा पूरा कहां यूज कर रहा है? घर पे। और तीसरा क्या है? बोथ। कभी कभी ऑफिस में भी यूज हो जाती है कार, और कभी कभी घर पे भी यूज हो जाती है। तो तीन कंडीशन समझ में आई कार की। चौथी कंडीशन, ड्राइवर मिल रहा है कि नहीं साथ में। कार में ड्राइवर मिला है कि नहीं मिला, ये भी देखना। ड्राइवर को कभी कभी शॉफर भी बोलते, शॉफर।
तो कभी कभी क्वेश्चन में ड्राइवर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, शॉफर लिखा हुआ मिलेगा। मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है इसलिए लिखा नहीं मैंने, ड्राइवर का नाम याद रखना शॉफर, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो देखो इतनी सारी कंडीशंस आप चेक करोगे, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ये सब बिखरा हुआ हो गया कि नहीं, क्या क्या सोचेंगे करके। तो अब आप लोग ये डब्बा देखो, मतलब ये टेबल मैंने ये सारी कंडीशन को वहां पे इंटीग्रेट कर दिया है। कंडीशंस, कार किसकी है और पी एक्सपेंसेस, मतलब कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कार कौन दिया है, एम्प्लॉय, खर्चे किसके हैं, एम्प्लॉयर के। कार कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, खर्चे भी किसके हैं, एम्प्लॉयर के। कार कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, लेकिन खर्चे किसके हैं, एम्प्लॉय के। और इधर क्या लिखा हुआ, यूज, यूज क्या लिखा है देखो, प्राइवेट यूज, बोथ यूज और ऑफिस यूज। तो ये तीन और ये तीन, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। तो देखो 9 फॉर्मूले बनते हैं। अब 9 फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले कट जाएंगे, क्योंकि अगर कार ऑफिस यूज में आ रही है तो उसकी परक्यूजिट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कार अगर प्योरली ऑफिस यूज में है तो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। अब 9 में से 3 कट गया, बचा कितना, 6 बचा। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 6। आपकी सुविधा के लिए बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन ये दोनों के ऊपर ही बेस्ड रहेगा बस। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वैष्णवी, रख दो बुक में, कुछ नहीं लिखा है, इधर देखो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपके, वो यही दोनों फॉर्मूले उसमें उसके इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब बाकी ये सब याद करने का जरूरत नहीं, आप ये दोनों अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये कार अगर एम्प्लॉय की है और कार से रिलेटेड जो पर्सनल एक्सपेंस है वो कौन दिया है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, कार एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, खर्चे दे रहा है एम्प्लॉयर। तो अगर और कार कहां यूज आ रही है, तो क्या लोगे, कार की वैल्यू में क्या लोगे, जो एक्सपेंसेस है ना वो ले लोगे। तो यहां पर एक्सपेंसेस के आगे मैं एक वर्डिंग जोड़ देता हूं, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, कौन है भाई, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर ही ले लेगा। ठीक है, आगे कार अगर एम्प्लॉय की है, कार अगर किसकी है, एम्प्लॉय की, और पर्सनल एक्सपेंस कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, और कार का यूज कहां रहा है, बोथ यूज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस किए हैं ना वो ले लो, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, ये ले लो, माइनस क्या करना है, 1800/2400 पर मंथ। 1800 के ऊपर क्या लिखा है, एस, मतलब स्मॉल। कार छोटी होगी तो 1800 पर मंथ, और कार अगर बड़ी होगी तो 2400 पर मंथ ना। और 900 पर मंथ लेना है किस लिए, अगर ड्राइवर मिला है तो कार के जो खर्चे है ना, कार के जो खर्चे वो ले लो, और उसमें ये दोनों माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। कौन से केस में, जब कार बहुत यूज आ रही। तो मैं बोल सकता हूं ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा। मतलब मैं तो इतने बार बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ना, तो मैं पक्का बता सकता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन जो आएंगे ना भाई, ये दोनों के ऊपर आएंगे, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब फॉर्मूला रूल बता रहा हूं करके मेरे को तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वो 2 बस काम आएगा। अगर कार एम्प्लॉय की है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के हैं, और कार कहां यूज आ रही है, ऑफिस, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। कार एम्प्लॉयर दिया है और खर्चे भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, और कार का यूज कहां आ रहा है, प्राइवेट यूज। तो क्या बनेगा, कार के जो एक्सपेंसेस है जो एम्प्लॉयर करता है वो ले लो, है ना। एक्सपेंसेस जो लिखा है ना उसके आगे लिख लो बाय एम्प्लॉयर। कार के जो एक्सपेंसेस है वो ले लो, प्लस क्या लोगे, कार की कॉस्ट का 10%। कार एक मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट में याद करो 10% ऑफ कॉस्ट लेवाता था, तो कार भी तो मूवेबल एसेट है, तो इसलिए यहां पर कार का क्या जोड़ दिए हम, कॉस्ट का 10% जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर की सैलरी, क्या जोड़ना है, ड्राइवर की सैलरी। ये सब आप ले लो, टोटल मार दो तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। अगर कार कहां यूज हो रही है, प्राइवेट यूज। एक मिनट,
कार अगर बोथ यूज में है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभी ये, कार अगर बोथ यूज में आ रही है, कार और खर्चे दोनों एम्प्लॉयर देता है, तो क्या करेंगे, 1800 और 2400 पर मंथ लेंगे। 1800 कब लेंगे, जब कार छोटी होगी, और 2400 कब लेंगे, जब कार बड़ी होगी। ये ले लो। प्लस क्या करना है, ड्राइवर सैलरी का 900 रुपए पर मंथ लेना है। अच्छा, ड्राइवर क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी 900 रुपए जोड़ना, और ड्राइवर नहीं रहेगा तो जबरदस्ती ड्राइवर मत जोड़ देना आप। ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ जोड़ोगे कब, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर का एक नाम और बताया था, क्या, शॉफर। कार अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो कार का तो पैसा जोड़ ही लो। ये कार की वैल्यू के लिए 1800 2400 है, और ड्राइवर के लिए कितना लोगे, 900। लेकिन क्वेश्चन में ड्राइवर के बारे में बात करेगा तभी जोड़ना, नहीं तो मत जोड़ना। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ दो। ये दोनों जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। और अगर कार ऑफिस यूज में आ रही है तो एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, कार एम्प्लॉयर ने दी हुई है। कार कौन दे के रखा है, एम्प्लॉयर। लेकिन कार से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कौन बियर करता है, एम्प्लॉय खुद। तो क्या होगा, ऊपर जो फॉर्मूला था ना वही वाला यहां कॉपी। अब एक बात बता रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला मैं गलत लिख के रखा हूं। ये फॉर्मूला है गलत डाल के रखा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आएगा जहां पर इसका जो सही वाला फॉर्मूला अगर मैं लगवा दिया तो आंसर नहीं आएगा फिर आपका। तो बुक का आंसर लाने के लिए मैंने फॉर्मूले को यहां पर गलत लिखा है। ठीक है, एक ही तो क्वेश्चन आएगा, एक ही तो क्वेश्चन आएगा जहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, बाकी देख लेंगे। ठीक है, बाकी नॉर्मली 99.99% क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, ये वाले। कार अगर कौन दिया है, एम्प्लॉयर, और खर्चे कौन दे रहा है, एम्प्लॉय, तो क्या करेंगे। और कार का यूज कहां है, प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लेंगे, एक्सपेंसेस। कार की कॉस्ट का 10% प्लस क्या ले लेंगे, ड्राइवर्स के, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कार एम्प्लॉयर दिया है, एक्सपेंस एम्प्लॉय बियर करता है, और प्राइवेट यूज नहीं है, बोथ यूज है, तो 600 पर मंथ या फिर 900 पर मंथ। 600 कब लेंगे और 900 कब लेंगे, जब बड़ी होगी कार तब। और 900 अलग से और किसका लोगे, ड्राइवर दिया है तो। मैं यहां पे कार, अगर कार खर्चे दोनों दे रहे हैं ना एम्प्लॉयर, तो 1800 2400 वाला स्लैब जाएगा। और कार एम्प्लॉयर दे रहे हैं लेकिन खर्चे नहीं दे रहे, तो कितना लोगे, 600 900 पर मंथ लोगे। ठीक है, प्लस क्या जोड़ोगे, 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर की सैलरी का जोड़ दो, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और अगर कार एम्प्लॉयर दिया है, खर्चे एम्प्लॉय दे रहा है, ऑफिस यूज में आ रही है तो एक्सेप्ट। तो जितने कंडीशंस मैंने बताए थे ना आप लोगों को, सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कार छोटी है कि बड़ी है, कार का यूज कहां हो रहा है, कार दे कौन रहा है, खर्चे कौन दे रहा है, सब इसके अंदर इंटीग्रेटेड। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर की सैलरी के बारे में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे आगे। अब जो मैंने बताया था कार छोटी है कि बड़ी है, कैसे डिसाइड करोगे, 1600 सीसी तक है तो कार छोटी है, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो कार बड़ी है, और सीसी नहीं दिया रहेगा तो 1.6 लीटर के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिकल फैसिलिटी, और मैंने क्या लिख के रखा है, होल्ड, मैं लास्ट में बताऊंगा आखिरी क्लास में। मेडिकल, दो ही क्वेश्चन है बस, एक एग्जाम्पल में दिया है और एक बैक क्वेश्चन में दिया है। तो मेडिकल फैसिलिटी बताऊंगा, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आने का चांस ज्यादा है ना। और हाँ, जगह मत छोड़ो, लास्ट में लिख लेना। ठीक है, तो इसको मैंने होल्ड कर दिया है। परक्विजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल हो गया हमारा। अब हमारे सैलरी के फॉर्मेट में वापस आ जाओ आप लोग। ये देखो, अभी जो क्लास चल रही है ना, आज 5वीं क्लास है सैलरी की, और मैं आप लोगों को इन 5 क्लास में पूरा रूल समझाया है ना। अब अगली क्लास से अपन क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे। तो आप लोगों की जवाबदारी है कि अभी तक जो जो मैंने रूल बनाया है इसको कॉपी में कंप्लीट कर लो, और आप लोग क्या कर लोगे, उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लोगे अच्छे से। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन में हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट रहेगा। एक चीज पढ़े हो, एक चीज नहीं पढ़े हो ना, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से। मैं अभी क्लास स्टार्ट, क्वेश्चन कल की क्लास के पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बस बनवाऊंगा नहीं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, दूसरी चीज कि
अगर आप लोग अभी क्लास नई ज्वाइन किए हो, नई मतलब न्यू स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा GCA वर्चुअल्स के नाम से। ये ऐप डाउनलोड कर लो। ये ऐप के अंदर हमारी पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। लेकिन अभी कुछ ये सैलरी चैप्टर जो है ना, ये पूरा मैं यूट्यूब में ऐसे ही डालूंगा, मतलब ऐप में भी रहेगा और यूट्यूब में भी डलेगा वो चैप्टर पूरा। तो एक बार आप लोग फॉर्मेट में आ जाओ। सबसे पहले क्या था? पेमेंट, फिर क्या है? अलाउंस, फिर क्या है? परक्विजिट। अब आप लोगों को समझ में है फर्स्ट क्लास में और आज की क्लास में कितना अंतर आ गया आपके अंदर में? पेमेंट के अंदर कितनी सारी चीजें आती है, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस पे, रिटायरमेंट बेनिफिट, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, उसके बाद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। एक क्या था? आरपीएफ, फिर यूआरपीएफ, फिर पीपीएफ, फिर एसपीएफ। आरपीएफ में ही कैलकुलेशन करने का था, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 12% तक एग्जेम्प्ट और एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 9.5% तक एग्जेम्प्ट। फिर आरपीएफ की सैलरी के बारे में देखे थे, यहाँ पे हमारा पूरा आरपीएफ वाला खत्म हो गया था। उसके बाद अलाउंस चालू किए थे। अलाउंस में कितने सारे अलाउंस थे? फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्ट। वो पूरा करने के बाद अपन किस में आए थे? परक्विजिट। परक्विजिट वगैरह पूरा खत्म करने के बाद हम कहाँ के बैठ गए? इन तीनों का जब टोटल मारोगे तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी। अब हम बात करेंगे किसकी? डिडक्शंस की। डिडक्शन में सबसे पहले बात आएगी किसकी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहीं पे भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कंपलसरी डिडक्शन है। तो सैलरी में जब आप किसी की सैलरी कैलकुलेट करोगे तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम का आपको यहाँ पे 50,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 50,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, माइनस कर दो। ये 50,000 कहां से आया, क्या आया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 50,000 माइनस कर देना। ठीक है, चलो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, अभी डिडक्शंस की बात कर रहे हैं तो। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? अप टू 50,000। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स में अभी 2 रिजीम चल रही, 2 स्कीम चल रही है, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। ऐसा टाइप का कुछ लफड़ा चल रहा है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हमारे सिलेबस में हम ओल्ड स्कीम वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, और न्यू स्कीम वाला जो है उसमें डिडक्शन जो मिलती है वो कितनी मिलती है मालूम है? 75,000 रुपए की मिलती है। तो आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां कितना लोगे? 50,000, फ्लैट अमाउंट है। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस कहीं आया था? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में एचआरए के बाद आया था। मैं बोला था एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऊपर जोड़ना है, डिडक्शन लेना है नीचे में। डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तभी डिडक्शन मिलेगी, अदर एम्प्लॉय होगा तो नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा ना, उसको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 3 लिमिट में से जो छोटी होगी उसकी। पहली, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, बेसिक सैलरी का 20%, और क्या था? मैक्सिमम लिमिट कितनी? 5,000 रुपए। ये तीनों में जो कम होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया है तो प्रोफेशनल टैक्स नहीं देगा, प्रोफेशनल टैक्स देगा तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा। अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स है तो इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी? अप टू 2500। अगर एम्प्लॉयर ने मान लो, सॉरी, एम्प्लॉय ने अगर 3,000 रुपए का एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? अगर 2500 का पेमेंट किया तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? अगर 2,000 का किया है तो 2,000। अप टू लिखा है मतलब 2500 से ज्यादा नहीं जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स की फुल अमाउंट पूरी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 5,000 पे करेगा तो पूरा माइनस कर देना। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये जनरल नोट है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सैलरी के पूरे रूल मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों की जवाबदारी है कि आप लोग इसको कितना एग्जाम तक लेके जाते हो, क्योंकि ये जो लिखवाया है ना मैंने रूल, ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये साइकिल चलाना सीखे थे आप लोग बचपन में, साइड में 2 चक्का लगाते थे। जब सीख गए तो चक्के का क्या किए? अभी भी लगा हुआ है। तो ये जो है ना, ये उसी साइकिल के चक्के के बराबर है भाई। जब ये आपका सीख जाओगे, समझ जाओगे ना, तो इसको देखने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए और आपको उसका सॉल्यूशन बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को सैलरी का। सिर्फ पढ़ेंगे ना, बनाएंगे नहीं। अब बोलोगे तो बना भी देंगे।
द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st of March 2025। मिस्टर रमेश की इनकम का डिटेल दिया हुआ है, 31 मार्च 2025 जो है ईयर एंडिंग है इनका। सैलरी लिखा है, सैलरी, सैलरी का मतलब होता है यहाँ पे बेसिक सैलरी, कितना रुपए है, 45,000 पर मंथ। बोनस, बोनस बोलता है इक्वल टू 2 मंथ पे, मतलब सैलरी जो है ना, सैलरी को पे भी बोलते हैं, ठीक है। इसको 2 महीने का कैलकुलेट करो, कितना आएगा, ये बन जाएगा बोनस की अमाउंट, ठीक है, ये बन जाएगी बोनस की अमाउंट। डॉग अलाउंस, कहीं पे आया था डॉग अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में मैरिज अलाउंस, डॉग अलाउंस था, याद करो। तो 750 पर मंथ बोल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो कितना आएगा, 9,000। स्पेशल अलाउंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ स्पेशल अलाउंस लिखा है, तो क्या मानोगे इसको, फुल्ली टैक्सेबल मानोगे। तो ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 7200 आ जाएगा। ये क्या था, सैलरी क्या था, पेमेंट है, अलाउंस है, परक्विजिट है, पेमेंट है। बोनस क्या है, पेमेंट है। डॉग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस दोनों क्या है, अलाउंस है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड 15% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 9.5% पर एनम इज 28,000। ये तीनों में आप लोगों को जब प्रोविडेंट फंड बता रहा था, एग्जांपल देता था, ये 3 पॉइंट लेता था, अब ये 3 पॉइंट बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आएंगे, वही कैलकुलेशन करनी है, वही सेम। आगे, ही इज प्रोवाइडेड विथ फ्री लंच इन द ऑफिस, उसको क्या मिला हुआ है, फ्री लंच मिला हुआ है। द कॉस्ट पर मील इज, कॉस्ट पर मील इज कितना, 30 रुपए, 50 रुपए तक तो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट पढ़ो ना, क्या लिखा है, द एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम अ कार, स्मॉल कार, एक मिनट, एम्प्लॉयर ने इसको क्या दी हुई है, स्मॉल कार दी हुई है। एम्प्लॉयर ने दी है मतलब कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। विच ही यूजेस फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, बोथ यूज वाली आ गई। ही मीट द एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम आउट ऑफ हिज पॉकेट, मतलब ही मतलब कौन, एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर कार दे दिया, खर्चे नहीं दे रहे, और कार का यूज कहां रहा है, बोथ यूज। कौन सा वाला रूल लगे, 600-900 वाला लगेगा, और कार कैसी है, छोटी, तो 600 पर मंथ। ड्राइवर के बारे में कुछ किया है क्या, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 600 इंटू 12 कितना लोगे, 7,200 कार का ले लेना बस। हाँ, नहीं एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय खुद उठा रहा है, समझ में आया। बोलोगे तो बना के बता दूं क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो। सबसे पहले, अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखो सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। आप लोग ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले हेडिंग लिखूंगा मैं पेमेंट्स, पेमेंट्स में जो जो आता है पहले वो लिख लो, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूं, इनकम टैक्स का पेपर 1.5 घंटे से ऊपर का पेपर नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 1.5 घंटे में बना के निकल जाओगे बाहर, तो इसलिए आराम से बनाना, इतना भी आराम मत ले लेना कि 3 घंटे से ज्यादा लग जाए। आराम से बनाओगे, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, फुल मार्क्स मिलते हैं। और मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हूं। अभी मेरे एमकॉम के एग्जाम थे, 70 नंबर का पेपर था, मेरे को 61 नंबर मिला था, 61, यही इनकम टैक्स में, ठीक है। तो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं पूरे नंबर मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे अगर आप पेपर सही बनाओगे तो। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो कितनी थी बेसिक सैलरी, इंटू 12 करो, ऐसे अंदर दिखा देना मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा, 5,40,000। ये आउटर कॉलम है ना, बाहर वाला। उसके बाद बोनस, बोनस कितना था, अगर आप देखोगे बोनस इक्वल टू 2 मंथ पे लिखा है, तो यही 45,000 इंटू 2 कर दो बस, कितना आएगा, 90,000। उसके बाद पेमेंट में जो जो है, पेमेंट में क्या क्या आएगा, पेमेंट में 2 आ गया। अब प्रोविडेंट फंड वाली बातें आएंगी। अच्छा, एक चीज सुनना ध्यान से,
यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखे रहती, लेकिन अपने को अपने से समझना पड़ता है। पढ़ो क्या लिखा है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ क्या लिखा है, सैलरी, मतलब आरपीएफ सैलरी। प्रोविडेंट फंड की जब भी बात होगी तो सैलरी बोलेगा, मतलब कौन सी सैलरी, आरपीएफ सैलरी। लेकिन एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। आगे, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। अब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है अलग फंड में पैसा डाल रहा है और एम्प्लॉय अलग फंड में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर एम्प्लॉय का जा रहा है आरपीएफ में तो एम्प्लॉयर का भी कहीं कहां जा रहा होगा, वहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे फंड बस लिख दिया, मतलब क्या समझोगे इससे, आरपीएफ ही है। 15% ऑफ सैलरी लिखा है, सैलरी मतलब क्या समझोगे यहाँ पे, कौन सी सैलरी, आरपीएफ की सैलरी। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द फंड कितना है, 9.5% के हिसाब से 28,000। चलो मैं कर रहा हूं, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी छोड़ दो अमाउंट को, आगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहां तक एग्जेम्प्ट होता है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, एक्रूड इंटरेस्ट आरपीएफ का 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। और यहां पर कितना परसेंट दिया है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर मिल भी कितना रहा है, 9.5%, 28,000, मतलब इसका एग्जेम्प्टिच होगा। अगर यहाँ पे लिख देता ना 10% या 10 से ज्यादा, 9.5 से ज्यादा जो भी, तो कैलकुलेट करते। 9.5 लिख दिया मतलब आप दिमाग मत लगाना, क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। इसको भी लिख दो एग्जेम्प्ट। अब क्वेश्चन को पढ़ो, पेमेंट में आने लायक और कोई बातें बची है, पेमेंट हो गया पूरा। चलो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा क्या, अलाउंस। अलाउंस में हमारे पास क्या क्या है, 2 अलाउंस, एक है डॉग अलाउंस, एक क्या है, डॉग अलाउंस। कितना रुपए, 750 रुपए पर मंथ। 750 इंटू 12 मंथ कितना आएगा। उसके बाद क्या था, स्पेशल अलाउंस। अच्छा, एक स्पेशल अलाउंस करके मैं बताया था, कंफ्यूजन मत हो जाए आप लोगों को, इसलिए मैं उसके बारे में क्लियर बता दे रहा हूं। स्पेशल अलाउंस लिखवाया था, लेकिन टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे भी लिखवाया था। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो ना, कहीं लिखा है क्या ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही, लिखा है क्या, तो ये नॉर्मल अलाउंस है, ठीक है। ये एक फुली टैक्सेबल अलाउंस है। कितना रुपए था, 600 रुपए, 7,200। अलाउंस में और कुछ बचा, क्लियर है। तो हमारा ये हो गया, ये भी 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 हो गया, ठीक है। लंच फैसिलिटी मिली हुई, लंच फैसिलिटी 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है, तो ये 30 रुपए मात्र है, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो अब हेडिंग डाल रहा हूं परक्यूजिट्स। लंच फैसिलिटी, ठीक है, लिख देना अप टू ₹50 एग्जेम्प्ट, तो यहां लिख दोगे एग्जेम्प्ट। या फिर यहां पे नहीं लिखना है तो इसके लिए अलग से नोट बना के लिख देना, ठीक है, मैं नोट बना दूंगा। चलो नेक्स्ट, लंच फैसिलिटी के बाद हमारे पास क्या है, कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी का डब्बा इतना बड़ा रूल बनवाया था, करना क्या है, 600 इंटू क्या करोगे, 12, कितना रुपए, सोच लो, इतना सही काम करना है, लेकिन इतना सा सोचने के लिए कितना बड़ा रूल आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों 600 रुपए लिया, पता चल गया ना। कार छोटी है, कार का दोनों जगह यूज हो रहा है, कार एम्प्लॉयर दिया है, लेकिन खर्चे कौन बियर करता है, एम्प्लॉय। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, 600 वाला, 600 900 वाला। और कार छोटी थी इसलिए 600। और ड्राइवर का पैसा इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब सब हो गया, एक चीज बस बची है निकालने की, क्या, आरपीएफ वाला ना। अब इसको अपन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, जो भी आएगा आएगा, देख लेंगे। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, डिडक्शन, डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स अभी भी नहीं गया ना दिमाग से।
स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रुपए? इस क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कुछ नहीं है तो नहीं लेंगे, सिर्फ ये माइनस करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल सैलरी। क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल सैलरी। चलो एक नोट बनाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर कितना दिया हुआ है? 15% ऑफ सैलरी लिखा है, तो यहां पर सैलरी का मतलब कौन सी सैलरी? आरपीएफ की सैलरी। तो चलो पहले मैं आरपीएफ की सैलरी निकाल लेता हूं। आरपीएफ की सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, फिर क्या आता है? डीएनएस पे, फिर क्या आता है? डीएनएस अलाउंस, कंडीशनल वाला, और कमीशनों से। इस क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ नहीं था, सिर्फ बेसिक सैलरी बस है। बोनस कहां आएगा? बोनस आरएफए में आता है। कितना लेंगे? चलो 5,40,000 का 15% कितना आएगा? 81,000 रुपया आया। अब देखना ध्यान से, एग्जेम्प्ट कहां तक होता है? आरपीएफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर कितना एग्जेम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है कि नहीं? यहां लिखोगे एग्जेम्प्ट। 12% ऑफ 5,40,000 कितना आएगा इसका? 12%, 64,800। कितना है माइनस करने से? 16,200। ये रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं आप लोग? 12% एग्जेम्प्ट होता है वाला, तो ये आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। मैं कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के ऊपर निर्भर हूं, अगर कैलकुलेशन कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी हो रही होगी तो मैं जवाबदार नहीं हूं, आप लोग जवाबदार हो। ठीक है, 16,200 लिख दूं पक्का? $16,200। अब क्या बचा बताओ? एक दो नोट, थ्योरी नोट लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? कि कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। एक्रूड इंटरेस्ट जो है 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद लंच फैसिलिटी अप टू 50 रुपए एग्जेम्प्ट होता है। लिख देते हैं नोट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय क्या होगा? दूसरा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ क्या होगा? एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। ठीक है, चौथा, लंच फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹50 पर मील। ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब अपन इसका टोटल वोटल मार लेते हैं, बता दो। ग्रॉस सैलरी 6,69,000 या अब उसमें 50,000 माइनस कर दो, ये आ गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। पेपर में जब बनाओगे ये क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, तो आपको इतनी डिटेल में बनानी पड़ेगी क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चन को वापस से बनाओगे बिना देखे अपने से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका फोटो ले लो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन आप लोगों का वापस से होमवर्क रहेगा, फिर से बना के देखना है। और कल की क्लास से अपन क्वेश्चंस बनाना चालू कर देंगे। हाँ।
ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ ना आप लोगों को ग्रुप में, है ना। चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।